इसमें हम जो प्रत्यक्ष खंड में कुछ नहीं बताया, जो गुणों का उल्लेख नहीं किया गया था, तो यहाँ पर उनका उल्लेख करेंगे। यहाँ से हमको चलना था समवाय संबंध के लिए। तो नित्य संबंध समवाय, समवाय संबंध कैसा होता है? इन्होंने बताया कि नित्य संबंध समवाय, नित्य संबंध जो होता है उसको समवाय संबंध कहते हैं। वह कैसे होता है? अयुत सिद्ध वृत्ति ही, दो जो अयुत होते हैं उन अयुत सिद्धों में विद्यमान रहता है। अयुत सिद्ध वृत्ति होता है कौन? समवाय संबंध। अयुत सिद्ध किसे कहते हैं? उसका लक्षण क्या है? उस अयुत सिद्ध का लक्षण बता रहे हैं कि ययोः द्वयोर्मध्ये एकम अविनश्यत अपर आश्रितम एव अवतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ। ययोः द्वयोर्मध्ये, जिन दोनों के मध्य में जो एक है अविनश्यत अवस्था तक, जब तक उसका नाश नहीं हो जाता तब तक अपर आश्रितम एव अवतिष्ठते, अर्थात दूसरे के आश्रित रहते हुए ही, दूसरे के आश्रित ही रहता है, उन दोनों के मध्य में अयुत सिद्ध होता है। जैसे देखिए, ये जो कपाल द्वय संयोग से घट बनता है, दोनों कपालों के मिलने से, तो जो यह घट है, ये घट है एकम अविनश्यत, अर्थात जो घट है वह अविनश्यत अवस्था तक, जब तक नाश नहीं होता इस घट का, तब तक कपाल आश्रितम एव अवतिष्ठते। वह जो घट है वह घट दोनों कपालों के आश्रित ही रहता है। अतः घट और कपाल के मध्य में अयुत, दोनों अयुत सिद्ध हैं, अतः इनका संबंध समवाय संबंध होगा। अवयव अवयवी में होता है, गुण गुणी, जैसे गुण, इसमें रक्त गुण होगा, वह रक्त गुण अविनश्यत अवस्था तक, अर्थात जब तक घट का नाश नहीं हो जाएगा तब तक घट में आश्रित होकर ही वह जो गुण है वह रहता है। अतः गुण और गुणी का आपस में अयुत सिद्ध संबंध है, अयुत सिद्ध वृत्ति है। अतः इन दोनों के मध्य में समवाय संबंध है। समवाय संबंध कहाँ होता है? तो क्या अवयवावयविनव, अवयव और अवयवी में, जैसे कि घट हो गया अवयवी, कपाल उसके अवयव हो गए, तंतु हो गया अवयव, और जो पट हो गया वह हो गया अवयवी। गुण गुणिनव, गुण और गुणी में, जैसे रक्त, यह गुण हो गया और गुणी हो गया जिसमें रहता। क्रिया क्रियावंतो, क्रिया आप जानते हैं क्रियावान, इसमें क्रिया रहती है। जाति व्यक्ति, जाति और व्यक्ति के मध्य में भी समवाय संबंध होता है। विशेष नित्य द्रव्य चेती, विशेष और नित्य द्रव्यों में भी समवाय संबंध रहता है। समवाय संबंध 5 जगह रहा। कहाँ कहाँ? अवयव अवयवी में, गुण गुणी में, क्रिया क्रियावंतो, और यहाँ सब जगह आयुध सिद्ध भी रहता है। आयुध सिद्ध का लक्षण इन्होंने बताया है कि ययोः द्वयोः मध्य, जिन दोनों के मध्य में एकम, जो एक होगा, वह अविनश्यत अवस्था तक दूसरे के आश्रित होकर ही रहेगा। जो जाति है वह अविनश्यत अवस्था तक व्यक्ति के आश्रित होकर रहती है। जहाँ व्यक्ति का नाश हुआ तो तद उस जाति का नाश हो जाएगा, लेकिन ऐसे घटत तो जाती है,
जाति व्यक्ति के मध्य में समवाय होता है, तो तद व्यक्ति वाली जाति जो है, तद व्यक्ति वाली जाति वैसे होती नहीं है। जाति जो है समूहात्मिका होती है, समूह की जाति होती है। जो जाति होगा वो है व्यक्ति के आश्रित होकर के अविनश्यत अवस्था तक है। तो इन पांचों जगह समवाय संबंध होता है। यहां तक में किसी कुछ पूछना है समवाय संबंध में? चलिए, इसके बाद चार प्रकार के जो अभाव बताए गए थे, उन चारों अभावों के नामतः उल्लेख कर दिया गया था। उनके विषय में वहां पर विशेष चर्चा नहीं की गई थी। अब विशेष चर्चा यहाँ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अनादि ही शांत प्राग भाव। प्राग भाव किसे कहते हैं? तो कहते हैं प्राग भाव अनादि होता है और शांत होता है। प्राग भाव अनादि है, शांत है, और कहाँ रहता है? उत्पत्ति है पूर्वम कार्य से। हम इसको समझते हैं अनादि कैसे है? जैसे यहाँ पर घट का अभाव है, घट का यहाँ पे अभाव मान लीजिए, कब से अभाव है ये हमको नहीं पता, तो ये क्या हो गया? अनादि। घट का अभाव कब से नहीं पता है, लेकिन शांत है, अर्थात जब यहाँ पे घट उत्पन्न हो जाएगा तो जो घट का अभाव है वह नष्ट हो जाएगा। तो जो प्राग भाव होता है वह अनादि होता है। कब से यहाँ पे प्राग भाव है इसका पता नहीं होता है, लेकिन घट के उत्पत्ति के अनंतर वहां पर प्राग भाव नष्ट हो जाता है, इसलिए शांत होता है। कब तक प्राग भाव रहता है? उसके लिए कह रहे हैं कि उत्पत्ति है पूर्वम कार्य से, जब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक वहां पर प्राग भाव विद्यमान रहेगा। जब तक कार्य की उत्पत्ति से घट उत्पन्न हो गया तो तुरंत घट का जो प्राग भाव है वह प्राग भाव नष्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव होता है सादि ही अनंता, उसका आदि मालूम होता है। जैसे घट ये आपका घट हो गया और इसमें दंड का प्रहार हुआ, डंडे का, ये डंडा है, इसका प्रहार हुआ, मान लीजिए घट में, इसमें क्या उत्पन्न होगा? तो ध्वंस उत्पन्न। यह शादी है, यह घट नाश हो गया, लेकिन अब घट नष्ट हो गया तो अब कब तक नष्ट रहेगा? इसके परमाणु कब तक जमीन में मिले रहेंगे, फिर पुनः घट बनेगा, ये किसी को नहीं पता। यह शादी होता है, अनंत होता है, फिर इसका जो ध्वंस है पता नहीं कब तक चलता है। यह जो अभाव है, यह अभाव कैसे होता है? क्या उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य, जब कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, जब घट बन जाएगा उसके बाद ही घट का नाश होगा। जब घट बन जाएगा उसके बाद ही घट का नाश होगा, उसके पहले घट का नाश नहीं हो सकता है। ये कैसा है? उत्पत्ति अनंतरम कार्यस्य, कार्य के उत्पत्ति के अनंतर ही जो ध्वंस है वह ध्वंस उत्पन्न होता है। इसके बाद अत्यंताभाव। अत्यंताभाव को इन्होंने लक्षण किया है कि त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न, तीनों काल में जिसका संसर्ग न हो, न भूत में, न भविष्य में, न वर्तमान में, ऐसा प्रतियोगिता का भाव जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अत्यंता भाव बोलते हैं। ऐसे भूतले घटो नास्ति, यह नास्ति इस पद से कहा जाता है भूतल में घड़ा नहीं है, अभी नहीं है, आगे भी नहीं होगा, तीनों काल में इसका अभाव होता है, उसको हम बोलते हैं अत्यंता भाव। अत्यंत भाव, वो चीज यहाँ पर है ही नहीं है। ये हो गया आपका अत्यंता भाव। इसके बाद अन्योन्या भाव।
इसके नाम से आपको इसका जो स्वरूप है वो पता चल रहा होगा। अन्योन्य अभाव, अन्योन्य में एक दूसरे का जो अभाव है उसको हम बोलते हैं अन्योन्या भाव। ऐसे ये घट है और ये पट है। तो आप घटो ना पटा, अर्थात घट का पट में अभाव, घट पट में नहीं। वही कहा तादात्म संबंध संबंधावच्छिन्न, तादात्म संबंध से अवच्छिन्न मतलब होता है युक्त। तादात्म संबंध से युक्त जो प्रतियोगिता का अभाव होता है उसको हम अन्योन्या भाव कहते हैं। जो घट है वह पट में कभी भी तादात्म संबंध से नहीं, संयोग संबंध से आपको मिल जाएगा। घड़े के ऊपर पट रख देंगे, संयोग संबंध से मिलेगा, लेकिन तादात्म्य संबंध से नहीं मिलेगा। जब तादात्म्य संबंध से नहीं मिलेगा तो घट में तादात्म्य संबंध से पट का भाव है, पट में तादात्म्य संबंध से घट का भाव। वही कहा तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, तादात्म्य संबंध से युक्त जो प्रतियोगिता का भाव होता है उसको अन्योन्या भाव कहते हैं। यथा घटा पटोना, घट क्या नहीं है, पट नहीं है, मतलब घट का पट में अभाव मिलता है। सर्वेषां पदार्थानां यथा यथम उक्तेषु अंतर्भावात्। अब ये कहते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थों का इसी के अंतर्भाव हो जाता है। इससे अतिरिक्त, सात से अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ मानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से यह जो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ है यह संपूर्ण होता है। इसमें यदि किसी को संपूर्ण में भी कहीं से कुछ यदि जिज्ञासा हो तो वह पूछ सकता है।